नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल प्रामाणिक विद्यालय। हम हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 12 एक नई शुरुआत पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने अगले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार प्रोफेसर रामिस जो है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में माधवन को छोटी से छोटी बात समझा रहा है। अब आगे देखते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई कि माधवन जो है उन्होंने प्रश्न किया था कि हम किस प्रकार व्यक्ति को बिना किसी साधन से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ये बात सुनकर प्रोफेसर रामिस जो है उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। प्रोफेसर रामिस ने क्या कहा कि मैंने तो तुम्हें ऐसा कहा ही नहीं कि बिना किसी साधन के हम किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके, हाँ ये उदाहरण बेस्ट है आप लोगों के लिए भी समझना, कि जिस प्रकार हम टीवी के ऊपर मूवी देखते हैं तो वो भी किस प्रकार की प्रोसेस है कि जिस प्रकार किसी मूवी को, फिल्म को एक खास प्रकार की तरंग में, वेव में रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं और उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, कि उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, यानी उसके मूल एलिमेंट, मेन एलिमेंट जो है उसमें हम अलग करेंगे, फिर उन एलिमेंट को एक विशेष प्रकार की वेव में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे, कि डायरेक्ट नहीं, जहां पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, बराबर, कि जहां पर इन वेव को एक्सेप्ट किया जाएगा वहां उन वेव को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। कि देखो प्रोसेस एकदम सिंपल सी है कि पहले किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में अलग करना, उसके बाद उन तत्वों को, अलग किए हुए तत्वों को एक वेव के रूप में रूपांतरित करना और उसके बाद उन वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, और जहां पर इन वेव को एक्सेप्ट करना है वहां पे उन वेव को वापस फिर से मूल एलिमेंट में ट्रांसफर करना है और उसके बाद उसका मूल रूप जो है वो वापस आ जाएगा। और तभी अचानक मानव की तंद्रा भंग हो गई। तंद्रा यानी नींद। कि अब तक हमने जितनी भी बातें देखी वो माधवन जो है वो सोच रहा था कि एक तरफ उनका प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है वो भी चल रही है, लेकिन माधवन जो है वो मैं अपने भूतकाल में गिर गया था और वो सोचने लगा था कि किस प्रकार वो प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था, उसके बाद उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, वो सब। और अचानक से माधवन की नींद भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं, कि वो मानव प्रक्षेपण यंत्र के पास बैठा हुआ था और ये सब बातें सोच रहा था, कि तभी अचानक से पावर सप्लाई बॉक्स में से धुआं निकलने लगा और माधवन की नींद उड़ गई। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। कि हक्का बक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, ये मुहावरा है। हक्का बक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामिस का शरीर, कि प्रोफेसर रामिस जो है वो मानव प्रक्षेपण यंत्र खुद के ऊपर ही वो पहले ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए प्रोफेसर रामिस का शरीर जो है वो तरंगों में परिवर्तित होकर यानी वेव में परिवर्तित हो गया था और प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक ये दुर्घटना हो गई। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाना ये भी मुहावरा है, जिसका अर्थ है घबरा जाना। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि
प्रोफेसर रामिस का शरीर जो है वो वेव में परिवर्तित होकर रिसीवर की ओर चल पड़ा था और पावर सप्लाई जो है वो ऑफ हो गई। इसलिए वो घबरा गया कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीवर प्रणाली के नियंत्रण से बाहर हो चुका था कि यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि पावर सप्लाई जो है वो कट हो गई। इसकी वजह से वो कंट्रोल रूम जो था वो फेल हो गया और वो कंट्रोल रूम नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम और कंट्रोल रूम फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का जो शरीर है वो वेव में ट्रांसफर हो गया था और वो ट्रांसफर हुआ शरीर जो है वो रिसीवर प्रणाली के नियंत्रण से यानी कंट्रोल से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी कि भले ही जो कुछ हुआ, लेकिन एक बात सुकून दे रही थी कि वेव में परिवर्तित प्रोफेसर का शरीर जो है वो कंप्यूटर पर दिखाई दे रहा था। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई यानी भाग ये मानव प्रक्षेपण यंत्र का एक भाग ठप हो गया यानी फेल हो गया कि एक भाग कहाँ था, प्रोफेसर रामिस की लैब में और दूसरा माधवन के घर में। तो एक भाग जो है वो फेल हो गया। इसके कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा था कि प्रोफेसर रामिस जो है उसका शरीर वेव में परिवर्तित हो गया था और उसके बाद ये दुर्घटना हुई। इसलिए उनका जो तरंग स्वरूप शरीर है वो अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे वाले बहने वाले नाले की ओर उड़ चला कि पावर सप्लाई कट हो जाने के कारण रामिस का तरंग स्वरूप शरीर जो था वो जहां जाना था वहां नहीं गया और गति खो बैठा और वो पीछे नाले की ओर चला गया। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर, झुग्गी शब्द है झुग्गी, झुग्गी का अर्थ होगा झोपड़ी, कि नाले के किनारे बनी झोपड़ियों के बाहर काफी चहल पहल थी। यहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक, ये एक प्रकार का रोग है, शीतला रोग, उसके दो मरीज लेटे हुए थे। उनकी थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी कि ये वर्णन कहाँ का है, जहाँ पे प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप शरीर जो है वो चला गया था, उस नाले के किनारे का वर्णन है कि वहाँ पे किस प्रकार झोपड़ी के बाहर लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे हैं, दो मरीज लेटे हुए हैं, बच्चे खाने के लिए जिद कर रहे हैं और माँ जो है उनको बुरी तरह से डांट रही है। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से वो बातें करने लगा था कि माधवन को कुछ भी चैन नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाने वाला है। इसलिए वो कभी फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता है तो कभी बिजली वाले को। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया ये पता नहीं चला कि इन सब बातों में 15 मिनट तो ऐसे ही बीत गई। सहसा यानी अचानक माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा कि अचानक माधवन के दिमाग में एक विचार आया। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया और ऐसा करने से देखते ही देखते पूरा कमरा जो है वो रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा कि मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है वो फिर से चालू हो गया। संयोग की बात यह है कि प्रोफेसर रामिस का शरीर अभी भी नियंत्रण में था कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रोफेसर रामिस का जो वेव में रूपांतरित हुआ शरीर है वो अभी भी कंट्रोल रूम में था, उसकी सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई कि जैसे ही मशीन की कार्यप्रणाली चालू हो गई तो वो वेव जो है वो रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे यानी वेव प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली
पुनः तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। कि बिजली आ जाने से वो वेव जो है वो प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा रिसीव कर ली गई और रिसीव करने के बाद तुरंत ही वो तरंग जो है वो अपने मूल स्वरूप में यानी प्रोफेसर रामीज के शरीर में फिर से रूपांतर होने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर की सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। कि चंद क्षणों यानी कि थोड़ी ही समय में, अंतराल यानी कि समय के बाद रिसीवर ने सारी प्रोसेस जो है वो सफलतापूर्वक पूरी कर दी और संकेत दे दिया। इसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में चहल पहल हुई और रामीज बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल ना सका। वह लपक कर प्रोफेसर रामीज के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर, अचेत यानी कैसा, कहाँ गया, अचेत यानी कैसा, जिसके अंदर चेतना न हो, बेहोश, बराबर। कि उसी अगले ही क्षण प्रोफेसर रामीज का जो अचेत शरीर है, बेहोश शरीर, वो माधवन की बाहों में आ जाता है और माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए उसने डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन लगा दिया। कि प्रोफेसर रामीज का शरीर जो है वो बेहोश हो चुका था। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामीज को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। कि उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और दिशा निर्देश देके यानी कि किस प्रकार दवाई आदि देना है वो बताकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामीज को होश आया। ये देखकर माधवन की जान में जान आई। जान में जान आ गई यानी कि शांति हो गई उसे। वह बोला, बधाई हो सर आपका प्रयोग। और वो वाक्य अधूरा रहता है लेकिन वो क्या कहना चाहता है कि आपका प्रयोग सक्सेसफुल रहा। प्रोफेसर रामीज के मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में, मस्तिष्क यानी दिमाग में काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका आविष्कार, आविष्कार यानी खोज। कि प्रोफेसर रामीज जो है उसका मन जो है वो उथल पुथल हो रहा था क्योंकि एक और उनकी वर्षों की मेहनत है, उनका प्रोजेक्ट, कौन सा, मानव प्रक्षेपण यंत्र, उनका महान आविष्कार यानी खोज, जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। कि ये प्रयोग जो है वो सक्सेस हो गया और जिसकी वजह से उन्हें पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्धि दिलाने वाला था। तो दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिसमें वे अभी थोड़ी ही देर पहले ही 2-4 हुए थे। एक और था उनका प्रयोग और दूसरी ओर था वह क्षण कि जहाँ पे वो उस बस्ती में चले गए थे, जहाँ पे देखा कि किस प्रकार झोपड़ी के बाहर लोग पड़े हुए थे, वो सब उन्होंने देखा। वो बात, नाले के सड़ांध मारते पानी, सड़ांध यानी गंध मारता हुआ पानी, और उनके किनारे बज बजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। कि उन्होंने थोड़े ही क्षण उस नाले के आसपास बिताया लेकिन उन्हें पता चला कि किस प्रकार इस गंध मारते हुए पानी के किनारे मानवीयता यानी मनुष्य जो है वो रह रहे हैं। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उन्हें उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामीज की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग, कैसा प्रयोग, बराबर। कि ये सब वो सोच रहे थे और उसी दौरान माधवन की बात यानी कि ये आपका प्रयोग वाली बात उनके कान तक पहुंचती है और उन्होंने प्रोफेसर रामीज ने माधवन की बात बीच में ही काट दी और कहा कि प्रयोग, कैसा प्रयोग, अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। कि उन्हें कौन सा काम शुरू करना है कि इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम यानी छोटी से छोटी सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। ये बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत भी होनी शेष है यानी बाकी है। कहते हुए प्रोफेसर रामीज खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। कि प्रोफेसर रामीज का ड्रीम प्रोजेक्ट जो था मानव प्रक्षेपण यंत्र वो सक्सेस भी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो थोड़े क्षण उस नाले के किनारे बिताए उसकी वजह से उन्होंने देखा
कि हमारे भारत देश के अंदर आज भी कितने लोग ऐसी गंदगी के अंदर रहते हैं, ऐसी गरीबी में जीते हैं। कई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। लाखों नागरिक ऐसे हैं जिन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रोफेसर रामिस ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो भूल गए और उन्होंने माधवन से कहा कि मुझे तो इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है और उनको जीवन की छोटी से छोटी सुविधा भी उपलब्ध करानी है। और ये काम बहुत बड़ा है कि प्रोजेक्ट से भी ये काम बहुत बड़ा है और इस काम की अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की। और ये बात करके वो अपने रूम से चले गए कि जिस प्रोजेक्ट के पीछे वो इतना मेहनत कर रहे थे वो प्रोजेक्ट भी उनको इस समस्या के आगे छोटा लगा। माधवन हैरान परेशान होकर उसके पीछे भागा। वह ये समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती, कि माधवन को उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई कि प्रोफेसर रामिस अचानक ये सब बातें क्यों करने लगे। वो समझ भी नहीं सकेगा, लेकिन जो दुर्घटना हुई थी, बराबर बिजली गई थी और उसकी वजह से प्रोफेसर रामिस का शरीर जो है वो उस नाली के किनारे चला गया था, वो बात माधवन को पता नहीं थी। और इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर जो बीती थी और किन हालातों में वो इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे, उसके बारे में माधवन अनजान था। लेकिन प्रोफेसर रामिस को अपना प्रोजेक्ट जो है वो उन मानवों की समस्या के आगे बहुत छोटा लगा और उन्होंने फैसला कर लिया कि ये प्रयोग नहीं करना है, बल्कि मेरे देश के लाखों लोगों को, नागरिकों को कुपोषण से हमें बचाना है। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है वो काल्पनिक है। ये वास्तव में साइंटिस्ट लोगों ने आज तक ऐसी कोई खोज नहीं की जिसके माध्यम से मनुष्य का शरीर बिना किसी साधन से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सके। लेकिन ये एक काल्पनिक घटना है, काल्पनिक विचार है। और इस बात से हमें वो क्या समझाना चाहते हैं कि हमें हमारे देश के अंदर रहने वाले ऐसे लाखों नागरिकों की ओर भी ध्यान देना है। थैंक यू।